टेलीविजन तेजी से उभर रहा, तो अभी भी वो दौर था टेलीविजन का जो बेस्ट काम है वो हो रहा था। आशुतोष और हमने एक फिल्म की थी जिसमें वो हरियाणवी फिल्म थी जिसमें वो हीरो था, मैं विलेन था। इतना पॉजिटिव माहौल किसी फिल्म में बहुत कम देखने को मिलता है। तपती कड़कती धूप में उसमें भी कोई अगर आमिर के साथ वो सीन है तो आमिर खुद वहां पर क्यों देने आएंगे। शायद मेरे अंदर की जो मैं जिसको बयान भी नहीं कर पाया कभी, लेकिन अंदर की जो मेरी भूख थी वो नहीं मिलती थी, मुझे रोल नहीं मिलते थे जो मेरे कलाकार की भूख को शांत कर सके। मैं ऐसे रोल्स की तलाश में फिल्मों के साथ एक तरह की हमारी आंख मिचौली चलती रही आज तक। खुद के जिंदा रहने के लिए मेरे लिए एक्टिंग जरूरी है, अदरवाइज सांस लेने को मेरे पास कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूत्रधार विद विनीत राय में। आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ हैं राजेंद्र गुप्ता जी, एक अनुभवी भारतीय अभिनेता जिन्होंने दशकों से हिंदी सिनेमा और टेलीविजन में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इन्होंने लगान और पीएम नरेंद्र मोदी जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और टेलीविजन पर इन्होंने चंद्रकांता, शक्तिमान, चिड़ियाघर जैसे कई यादगार शो किए हैं। इनके अभिनय कौशल ने दर्शकों का दिल जीता है। तो आइए स्वागत करते हैं राजेंद्र गुप्ता जी का। राजेंद्र जी, वेलकम टू सूत्रधार। आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और टाइम निकालने के लिए। थैंक यू। तो सर, आपके बारे में तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बट मैं शुरुआत करूंगा आपके पानीपत से एनएसडी तक का सफर किस तरीके से हुआ और कहाँ से शुरुआत हुई है, उसके बारे में जरा आप मुझे बताएं। पता नहीं इसको इंस्पिरेशन शब्द मैं कहूँ या नहीं, मगर जैसे मुझे पता चला एनएसडी नाम की कोई चीज़ है, वो काफ़ी अविश्वसनीय भी लगा कि ऐसा भी होता है क्या। अच्छा। यहाँ नाटक की पढ़ाई होती है उस ज़माने में तो खासकर, तो एक क्यूरियोसिटी थी बड़ी भयंकर, और एक जैसे एक क्या कहना चाहिए, एक अननोन, अपरिभाषित एक मैग्नेट की तरह से उसके प्रति एक खिंचाव भी था कि यार ये क्या है। चलिए, तो जैसे हमने कॉलेज ख़त्म किया तो हमने वो उसी समय पता लगा, हमारे जो सीनियर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो एक्टर्स थे हमारे, जिनके साथ काम करते थे ड्रामाज वगैरह में, उन्होंने बताया तो बड़ा आकर्षित हुए। हम देखने चले गए और देखने के साथ साथ हमने फॉर्म लेकर फॉर्म भर दिए। बस ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं इसको बड़े से शब्द दे दूं, इंस्पिरेशन वगैरह वगैरह, क्योंकि इतना ज़रूर है कि नाटक जैसी चीज़ ने ही ज़िंदगी में अगर किसी भी काम ने अंदर से मतलब जोड़ा था, आकर्षित किया था, इच्छा पैदा की थी। बाकी किसी सब्जेक्ट में मज़ा नहीं आता था ना, उसके प्रति कोई मेरा, मैं कॉलेज के भी दिन याद करूं तो बोरिंग सा लगता था पढ़ाई करना। कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल तक तो मज़ा आता है, उसके बाद की पढ़ाई मेरे लिए तो बड़ी बोरिंग सी होती थी, ऐसा मुझे नींद आती थी क्लासेस में तो नाटक में मज़ा आता था। और जैसे ये पता चला, जाहिर है हम एनएसडी की तरफ चले गए और फॉर्म भर दिया, और फॉर्म भर के इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारा सिलेक्शन भी हो गया, तो एनएसडी आ गए। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया डायरेक्शन में एनएसडी से? जी हाँ, एक्चुअली वो थोड़ा अलग सा एक ही केस है शायद एनएसडी की हिस्ट्री में। मैंने एक्चुअली डबल स्पेशलाइजेशन किया है, एक्टिंग एंड डायरेक्शन। अच्छा। डायरेक्शन इसलिए करना पड़ा, मैं शाई था और मुझे लगता था एज एन एक्टर मैं सेकेंड ईयर पास कर चुका था, 3 साल का कोर्स होता था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी हीन भावना थी कि मैं बाकी जितने एक्टर्स हैं उनसे मैं कमज़ोर हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता हूँ, जबकि मेरी इच्छा शायद उनसे भी ज़्यादा करने की शिद्दत से रहती है, बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस। वो नहीं कर पाता था। तो मैंने अपने 2 साल के बाद अपनी पूरी वो चेंज कर दी
कि मुझे लगा नहीं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं बात नहीं बन रही है, मैं एक्टर नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक स्पेशल केस के तौर पर उन्होंने मेरे केस को एनएसडी की एडवाइजरी कमेटी ने डिस्कस किया, अल्टीमेटली एक्सेप्ट किया कि ठीक है, उनको 1 साल एक्स्ट्रा लगाना है, बट उनके अंदर वो पैशन है तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। ऐसा हमारे डायरेक्टर साहब उस समय अलकाजी साहब थे, उन्होंने ये तय किया और मैं चेंज करके एक्टिंग से डायरेक्शन में आ गया। अच्छा। तो फाइनली 2 साल मैंने डायरेक्शन सीखी और उससे पहले तो 2 साल वो मैं एक्टिंग सीख ही रहा था। जी, उस जमाने में बैचमेट्स कौन हुआ करते थे आपके साथ? एक्चुअली मेरे बैचमेट कोई आपको याद नहीं आएंगे। हमारी एक बहुत छोटी सी क्लास थी जिसमें 6 ही लोग थे टोटल। अच्छा। 6 लोगों में 4 ने डायरेक्शन में पास किया था। 4 लोग 2 लोग एक्टर थे, मैं भी डायरेक्शन का था। हाँ, एक एक्ट्रेस थी सुहास जोशी, अभी भी मराठी फिल्में करती हैं, मराठी थिएटर भी करती हैं जी। एक और थे जो अब उनकी डेथ हो गई, पीके मोहंती, वो उड़ीसा के थे और वो टेक्निकल चीज़ों में काफ़ी वो बाद में दूरदर्शन में काफ़ी सीनियर पोस्ट पे रहे फिर। तो इस तरह से 4 लोग थे, हम चारों डायरेक्शन वाले थे जी। तो हमारे जो साथी थे, अब वो इसलिए क्योंकि वो एक्टिंग के नहीं थे तो मैं किसका नाम लूँ जिसको आप जानते होंगे। एनीवे, 2 मेरे साथी जो डायरेक्शन में थे वो एनएसडी के डायरेक्टर बनकर रिटायर हो चुके हैं। अच्छा। एक मिस्टर देवेंद्र राज अंकुर और दूसरा मिसेस कीर्ति जैन। अच्छा। उसके अलावा एक मैं था और एक रीटा पुरी थी हमारे साथ। वो काफ़ी देर तक ड्रामा पढ़ाती रही वहाँ पर एनएसडी में, वेस्टर्न ड्रामा। जी। फिर वो छोड़ दिया उन्होंने, कहीं फॉरेन जाके बस गई। आती रहती हैं, हम लोगों की मुलाकात होती रहती है। और मैं शायद मुझे लौटना ही था, मैं तो शायद डायरेक्शन में इसलिए गया था कि मेरा एक्टर को थोड़ा सा एक हेजिटेशन थी, वो शाइनेस थी, जो डायरेक्टर बन के मुझे कान को ऐसे पकड़ना पड़ा मुझे, तो मैं लौट के एक्टर बन गया। उसके बाद सर मेन स्ट्रीम में आपका पदार्पण कैसे हुआ? मतलब थिएटर तो आपका चल ही रहा था उस जमाने में, आपने किया, बट फिर सिनेमा की तरफ, क्योंकि उस जमाने में, जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, वास्तविकता और रियलिटी में, मतलब आपकी कल्पना और रियलिटी में क्या फर्क था जब आपने मेन स्ट्रीम में आपने पदार्पण किया यहाँ पे? दरअसल मैंने कभी जीवन में बहुत सोच समझ के कोई काम नहीं किया। अच्छा। क्योंकि दिमाग था भी नहीं मेरे पास। अच्छा। मैं ज़्यादातर एक इम्पल्सिव और जैसे एक इच्छा होती है उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। ज़्यादातर बच्चे जैसे उस ज़माने में, शायद आज भी काफ़ी हद तक, सारे नहीं, काफ़ी स्मार्ट भी हो गए हैं, बट उन्हें पता नहीं होता क्या करना है। मुझे नहीं मालूम था मुझे क्या करना है, ये अच्छा लगता तो मैं ये करने लगा। अच्छा। हाँ, अब एनएसडी जब करने के बाद हम थिएटर ही करते रहे लगातार। मैं तो 8-10 साल वहाँ थिएटर करता रहा जी। मेरे जूनियर लोगों ने यहाँ पर बम्बई आना शुरू कर दिया था, जिसमें नसीरुद्दीन, ज़्यादा जूनियर नहीं थे, 1 ही साल जूनियर थे जी। नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी वगैरह, कुछ एक पूरी की पूरी मतलब बैच, बहुत सारे लोगों का। जैसे वो गांधी फिल्म बनी तो एनएसडी के बहुत सारे बच्चों को, दिल्ली में जब शूटिंग चल रही थी तो बहुत सारे एनएसडी के जो नोन थे या नन नोन थे, उनको वहाँ काम मिला दिल्ली की शूटिंग में, उन लोगों को बुलाया गया, अच्छे खासे पैसे मिल गए उस समय जी। वो पैसे लेकर सीधे बम्बई आ गए, क्योंकि हमारे 2 लोग जिनका मैंने नाम लिया वो ऑलरेडी एनएसडी से, मैंने 72 में पास किया, वो 73 में पास करते ही वो लोग चले गए फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे। उन्होंने बड़ा स्मार्ट प्रैक्टिकल एक रास्ता अपनाया कि फिल्मों में जाना है। ये भी क्लैरिटी थी, हमें क्लैरिटी नहीं थी, क्लैरिटी के साथ हिम्मत नहीं थी कभी अंदर से कि बम्बई जाके स्ट्रगल करेंगे जी। और ये भी लगता था हमें कौन लेगा यार, तो बड़े स्मार्ट, लंबे लंबे गोरे बॉडी वाले उस तरह के वो लोग चाहिए, हीरो चाहिए। तो कभी उस तरह से सोचा ही नहीं मैंने। मगर ये जो रास्ता खुला तो बहुत सारे लोगों के मन में वो गुदगुदी तो आती है जी, इच्छा तो होती है जी। तो वो 80s में, जब शायद 81 या 80 की बात है, ये गांधी फिल्म बन रही थी, तो बहुत सारे इकट्ठे लोग आ गए जी। मैं बॉम्बे काफ़ी लेट आया, मैं 85 में आया, मैं थिएटर ही कर रहा था। मैं मुझ में कभी हिम्मत नहीं हुई आने की। और दूसरा, पर्सनल मेरी ज़िंदगी की अपनी सिचुएशन ऐसी थी, मैंने शादी कर ली थी और तो अपने ढंग से
आपको जिम्मेदारी तो उठानी पड़ती है। जी जी। तो उस तरह की कभी नहीं कर सकता था कि हम बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ पर स्ट्रगल करने आए। और शादी भी मैंने, मतलब मेरा तो एक तरह का लव मैरिज थी, गंधर्व विवाह था, इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट। जी ये भी नहीं हो सकता था कि वो आपकी अरेंज मैरिज है तो घर वालों के साथ घर बीवी को बच्चों को रख दिया, आप स्ट्रगल करने निकल गए। जी। वो सोच ही नहीं सकते थे। तो वापस थिएटर ही कर रहे थे हम। तो वो कुछ ऐसा दौर आया कि जिसके अंदर मैं दिल्ली में थिएटर कर रहा था और पानीपत में मैं रहता था। तो मेरी ज़िंदगी के 5 कम से कम घंटे रोज़ के, मिनिमम 5 घंटे मेरे सिर्फ ट्रैवलिंग में जाते थे। जी। तब तक कुछ ऐसा भी था कि मैंने परिवार से, बिजनेस फैमिली से अपना रिज़ाइन कर दिया था कि वो सब दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। और ड्रीमलेस होता है मेरे लिए बिजनेस चलाना, मतलब बिजनेस में करना, वो बड़ा कि लोगों से संबंध भी बना के रखो, दोस्ती भी आपसे करते रहेंगे और आपसे पैसा भी कमा लेंगे, जी। धंधा भी आपसे ले लेंगे। जी। मुझे लगता है दुनिया का सबसे कोई मुश्किल काम है तो वो है। वो अलग बात है कि जो लोग उसमें सक्सेसफुल हैं, दरअसल वही सक्सेसफुल है, बाकी टैलेंट वेलेंट तो ठीक है। ठीक। जी। कुछ ऐसा दौर आ गया था कि मतलब मेरे को वो छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने तो दिल्ली में रोज जाता था, रोज आता था। तो कुछ ऐसा मियाँ बीवी का बैठ के आपस में बात बनी कि यार ये 5 घंटे क्या हम लोगों को खुद को मिल दे दें हम, तो एक ही तरीका है, हम पानीपत छोड़ के या तो दिल्ली बस जाएं। काम तो वही कर रहे हैं, थिएटर ही। जी। वो दिल्ली बसने का एक विचार आते आते हमने कहा चलो कुछ दिन के लिए बम्बई देख के आते हैं। अच्छा। सच में ऐसा ही हुआ। तो 84 में मैं कुछ दिन के लिए, शायद 2-3 हफ्ते के लिए मुंबई आया। एक होटल में हम लोग ठहरे और उसी में शायद धीरे धीरे मेंटली ये तय होता गया कि नहीं, हमें बम्बई भाई शिफ्ट करना ही है पानीपत से दिल्ली। तो दिल्ली को बाईपास कर दिया जाए, हाँ, सीधा bypass बम्बई कर, चले। वहाँ भी घर लेना पड़ेगा किराए पर, यहाँ जी। भी लेना पड़ेगा, वो जी। सारा तो ऐसे सोच करो। और थिएटर कर रहे थे वो यहाँ भी कर लेंगे। सही बात है। कम से कम एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में एक है कि हाँ एक ओपनिंग सिनेमा की भी है। जी। तब तक 84 में शायद, एक्चुअली तो प्रैक्टिकली थियोरेटिकली 82 में शायद शुरू हो गया था प्राइवेट चैनल्स, प्राइवेट नहीं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेलीविजन। जी। एशियाड के साथ, एशियाड के साथ हो गया। तो ये भी था। तो वो दौर है जब हम लोग वगैरह शुरू हुए जी, थे। बुनियाद और हम हाँ, लोग। हाँ, जी। बुनियाद तो बाद की बात है, बुनियाद तो मेरे यहाँ आने के बाद शुरू हुआ है। ये जो है जिंदगी एक चल रहा था जी। और एक ये चल रहा था काफी। जी। तो हमारे साथी जो हमारे साथ थिएटर करते थे दिल्ली में, वो सब उसके अंदर हम लोग में कुछ लोग काम कर रहे थे। जी। तो ये भी हुआ कि भाई ये टेलीविजन भी एक नई चीज शुरू हुई है। जी। तो वो भी है एक बैक ऑफ द माइंड में थोड़ा सा रहता है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो अपन जो कर रहे हैं। जी। इस तरह से हमने कमर्शियल एंगल के हिसाब से कि भाई चलो एक उम्मीद है या। अगर हो तो। जी। इस तरह से मैं बम्बई आ गया। जी। सो उस समय आपकी वाइफ, आप और उस समय आपके बच्चे भी थे? जी जी बिल्कुल। सो दल बल के साथ बम्बई में आना बिल्कुल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। सब लोगों को बड़ा हैरान, यार ये कैसा बिजनेस, टिपिकल अग्रवाल लोग, बिजनेस जी फैमिली। जी जी, एकदम बिजनेस फैमिली। और मतलब सो कॉल्ड काफी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फैमिली ऑफ द टाउन, यस। मे बी टॉप 10 ऑफ द टाउन। तो सब लोग बड़े हैरान होते थे, ये क्या है यार, ठीक है हर आदमी के भाई ये दीवानापन है। बिल्कुल। और फिर ये भी होता है कि आप अपनी प्रायोरिटीज तय करते हैं। जी। मुझे कितना पैसा चाहिए जीवन में जो मैं उसी को ड्रीम करता रहूं, क्या वो मुझे सुख दे रहा है या देगा? नहीं। जी। आपके अंदर की इच्छा तो यही है कि आपको ये करना है। जी। तो हमने ये तय किया कि नहीं, अपनी इच्छाओं को उधर, उस दुनिया की जिसमें सिर्फ पैसे से खुशी मिलती है, वो देखा कुछ है नहीं। जी। अल्टीमेटली एक आध ड्रिंक पीना होता है, आपको कुछ जी। खाना होता है और अच्छा सा रहने को मिल जाए, अच्छा सा सही बात। सोने को मिल जाए, एक आने जाने के लिए वाहन भी है तो बढ़िया है। हाँ। वो सब था। उसके आगे की जिंदगी जो जिसमें मैं मूव करता था, मेरे सराउंडिंग, वो मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं किया। जो मेरा सर्कल होता था दूसरा, वहां पर बिजनेस सर्कल, उनकी बातों में किसी में कुछ स्टिमुलेशन नहीं होता था। राइट राइट। सिवाय पैसे। यार अब उसने वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और पता है उसने वो सुना है वो बिल्डिंग खरीदी उसने 50 करोड़ की बिल्डिंग उस जमाने में। जी। इनमें से कोई चीज नहीं किसी ने कर कुछ, मुझे तो क्या एक्साइटिंग नहीं है। आप कुछ सोना खाना शुरू कर दे, क्या करेंगे आप? खैर, तो वो जब रोका भी नहीं, उधर था ही नहीं ड्रीम, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो बीवी बच्चे, बीवी ने बड़ा साथ दिया मेरा। जी। बच्चे तो छोटे छोटे थे बिल्कुल ही। जी। बम्बई लैंड कर गए। अब देखते हैं क्या होगा, बस आ गए हम तो।
तो किस तरीके की कुछ, जैसे इन जनरल, जैसे आपका जो माइंडसेट था और आपका जो घर परिवार था, जैसा आपने बताया कि बिजनेस माइंडेड लोग थे और आप उसके बाद बम्बई आए, तो किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा उस समय आपको बॉम्बे में, खास करके जब फैमिली के साथ आए और साथ साथ में फिर काम की तलाश भी शुरू हुई होगी, फैमिली भी साथ में? नहीं, अच्छा, नहीं, मुझे कोई परेशानी, देखिए क्या है, मेरे ख्याल है मैं जिस उम्र में आया था, आई थिंक आई वाज ऑलरेडी 35 और सो, तो वो आप फोर्स ही कर सकते हैं ना, हर चीज को मालूम है आप क्या करने जा रहे हैं। ये नहीं कि आपने कोई उस तरह के ड्रीम पाल लिए हैं अचानक जाती मुझे कुछ ही मिल जाएगा। मैं 72 में पास कर चुका हूँ NSD, 85 में मैं बॉम्बे आता हूँ जी। तो कोई मुगालते उस तरह के नहीं है जी जी, कि कोई परेशानी, बाकी परेशानी आप मानो तो है, नहीं तो बिल्कुल नहीं है किसी चीज की। जी, परेशानी तो बड़ा रिलेटिव सी चीज है। बिल्कुल सही बात है सर, एकदम मतलब 100% बात है ये, क्योंकि पैसा हर सुख नहीं दे सकता और परेशानी को परेशानी देखेंगे तो आपको परेशानी दिखेगी। और जिसका मालूम है जी, आप तय करके जा रहे हैं ना, क्यों जा रहे हैं आप, कितना उसका ताल्लुक है, कितनी परेशानियों से और किस तरह की परेशानियों से। जी, तो मेरे लिए वो कुछ था ही नहीं, इशू ही नहीं थे वो। फिर टेलीविजन का पहला कमर्शियल ब्रेक? वो कुछ इत्तेफाक से अपने आप ही होता चला गया। मेरा ख्याल है मैं जून में आया हूँ एंड आई वाज शूटिंग इन अगस्त या जुलाई, मतलब खुद ही जैसे आपको काम मिलता गया। एक तो मैंने बताया नया नया टेलीविजन बहुत तेजी से उभर रहा था, बहुत सारा रोज नई प्रोजेक्ट शुरू होती थी और अभी भी वो दौर था कि टेलीविजन का जो बेस्ट काम है वो हो रहा था जी। इतना अच्छा काम हो रहा था टेलीविजन में, जो कि एक तरह से, जो अगर आपको मालूम है, उससे पहले एक सिनेमा था जो जिसको समानांतर सिनेमा कहा जाता था जी, पैरेलल, जहाँ बहुत अच्छी अच्छी कहानी बेस्ड जी, फिल्में होती थी अपने किस्म की अलग सी, और हमारे जैसे लोग जो NSD से आए थे या थोड़े से जिनकी पढ़ाई लिखाई की बैकग्राउंड है या तो उनको अच्छा लगता था उस तरह की चीजें, और वो सिर्फ टिपिकल नाच गाना और वो ढीशुम ढीशु वाली फिल्में ना, तो क्योंकि उसमें कुछ अपनापन नहीं होता, उसमें थोड़ी देर के लिए आप देख सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, फिर छोड़, हाँ कुछ अंदर से आप इन्वॉल्व नहीं होते इन चीजों के अंदर। तो वो सिनेमा बन रहा था, उसके प्रति अट्रैक्शन भी था और काफी वो हमारी नाटक के थिएटर के करीब लगता था, क्योंकि थिएटर भी कहानी बेस्ड होता है हमेशा, लिटरेचर बेस्ड होता है, खासकर दिल्ली का। बॉम्बे का तो टिपिकल नहीं है उतना लिटरेचर बेस्ड, अभी भी नहीं है, और उस समय तो बिल्कुल भी नहीं था जब हम आए। लेकिन NSD का थिएटर बिल्कुल अलग था। मगर वो सब के सब लोग जब वो, क्योंकि वो फिल्में अल्टीमेटली गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करता है, उन्होंने बंद कर दिया, कुछ लोगों ने कहा पैसा बर्बाद होता है, एनीवे FFC बंद हो गई, तो वो सब के सब प्रोड्यूसर्स खाली हो गए थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और हर आदमी नए नए लोग आते हैं, हमेशा ये लाइन ऐसी है जिसमें अपना एक्सपेरिमेंट या अभिव्यक्ति ढूंढते हैं। तो उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने टेलीविजन में आ गए वो सब के सब। अच्छा, तो बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी कहानियाँ, टेलीफिल्म्स, सीरियल्स, ये सब बनने लगे। और मैं इत्तेफाक से, मुझे वो वक्त ने एक ऐसा मौका दिया कि उस दौर में ही बहुत बड़ा टेलीविजन एक एक्टर मैं बन गया, खुद ब खुद, विदिन 1-2 महीने ही आते जाते इवॉल्व होता गया, अपने आप ही इवॉल्व होता गया। कुछ खास नहीं किया, मैं जैसा एक्टर था वो आज भी हूँ, या वैसे ही कोशिश तब भी करता था, आज भी करता हूँ, बस इतना ही फर्क है। बट वो स्किल सेट तो आपके अंदर था, जिस स्किल सेट ने लोगों ने देखा और उन्होंने आपको फिर काम देना शुरू किया। हाँ, और जिस तरीके से सारा काम एक के बाद एक काम से ही काम मिला। मैं मिलने जुलने में बहुत, अभी भी बहुत हेजिटेंट रहता हूँ, मुझे नहीं आता जब मैं किसी से मिलने जाता हूँ कि अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड कर सकूँ। जी जी जी, हाँ, जी, मतलब बात शुरू कैसे करूँ वो भी नहीं आती। अब तो बहुत फर्क पड़ गया, आज ये 40 साल हो गए बम्बई। जी, तो मेरे को क्यूरियोसिटी एक और है कि उस समय फिर कास्टिंग का प्रोसेस किस तरीके से हुआ करता था? मुझे नहीं पता। अच्छा, लोग सामने मुझे से तो अपने आप बुलावा आता था, आज तक वही है। अच्छा, हाँ, अच्छा, मैं कभी जा नहीं पाया जी, वो मेरी अपनी कॉम्प्लेक्सेस थे जी। कई लोगों को लगा धीरे धीरे बड़ा एरोगेंट है, पैसे वाली बैकग्राउंड है, काम नहीं चाहिए। कई बार दूसरे लोगों से इस तरह की मुझे फीडबैक, करीबी लोगों को से के द्वारा फीडबैक भी मिला कि वो यार, वो नाम लेने बेकून है, वो बात करती है यार, वो पता नहीं कैसा एक्टर है, अच्छा एक्टर है, सब लोग जानते हैं, बट वो मिलता ही नहीं कभी किसी से, पता नहीं क्या समझ। तो उसको मिलना चाहिए, समझते नहीं है ये लोग, मिलने जुलने से मिलता है। ऐसी बहुत सारी एडवाइसेस मिलती रहती है आज तक। अब लेकिन आप ये देखिए, आपको जो ऊपर वाले ने बनाया है उसको क्या कीजिएगा? सही बात है। क्या आप सीख के, किसी ने सिखाया कि पैदा होके ऐसे चल? नहीं ना, आप तो खुद ही चलना सीखे हैं ना। थोड़ा बहुत अब आपने उंगली पकड़ी होगी, उसके बाद तो छोड़ दिया ना, गिरने दो,
जी, और आप गिरने नहीं दोगे बच्चे को, कभी नहीं सीख पाएगा। सही बात है, सही बात है। तो मुझे लगता है हर चीज को एक थियराइज करने की जो एक कोशिश से रहती है उनके द्वारा, जो शायद सीख चुके होते हैं। हमें तो आज तक नहीं पता क्या क्या कैसे कैसे चलना है, क्या करना भारत है। में कहावत है ना कि क्रिकेट, फिल्में, पॉलिटिक्स, इनके बारे में 99% लोगों को थ्योरी की नॉलेज है। वो थ्योरी की नॉलेज और प्रैक्टिकल की नॉलेज नहीं है, लेकिन थ्योरी की नॉलेज तो पूरी है। बहुत, हमारे यहाँ तो बस सचिन तेंदुलकर तो अब बस खत्म हो गया है, अगले दिनों सेंचुरी मारेगा तो अरे यार इतनी आसानी से आसानी से हम जजमेंटल हो जाते हैं फटक से। अविश्वसनीय। सो टेलीविजन का दौर तो आपका बहुत लंबा रहा। मैं फिर अगर उसके बारे में पूछूंगा तो फिर शायद बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। स्ट्रेट, सीधा, एवरीबॉडीज फेवरेट फिल्म, हाउ लगान हैपेंड विद यू। किस तरीके से लगान का प्रोसेस हुआ और किस तरीके से आपको लगान मिली, उसके बारे में थोड़ा सा हमको जानना बनता है। एक्चुअली मुझे लगता है ये, मैं आशुतोष और हमने एक फिल्म की थी जिसमें, वो हरियाणवी फिल्म थी जिसमें वो हीरो था, मैं विलेन था। अच्छा अच्छा। और ये कौन से ईयर की बात है? 90s में? ये मैं सब वो डेट्स, हाँ मेरे ख्याल से आशुतोष वो 90s, 92, 95 के आसपास काफी एक्टिंग कर रहे थे। बस हाँ तो उसी जमाने की उसी बात दौर होगी। की बात है, जी। जाहिर है। और ये भी बड़ा अजीब है कि एक हरियाणवी फिल्म बन रही है और एक मराठी एक्टर को लेकर के उसने वो लिया है। बट उनकी हमेशा से अच्छी बड़ी प्रेजेंस, बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी होती थी। जी। तो जो भी रीजन था, और हमारे साथ वो फिल्म में भी थे, कौन सी थी, सलीम लगड़े पे मत रो, जी। उसमें आशु था। तो इस तरह से हम जानते थे बड़े अच्छे से एक दूसरे को, बड़ी जी। रिस्पेक्ट करते थे एक दूसरे की। बल्कि मुझे याद है कि एक दो, क्योंकि विलेन है तो विलन के तो फिर कहीं ना कहीं एक्शन भी होगा, कुछ मारपीट भी होगी। जी। तो कुछ एंड के जो सीन्स थे जिसके अंदर हीरो जो है घसीटता हुआ विलेन को लेके जाता है, तो मुझे याद है कि आशु ने कुछ मेरी मदद भी की थी। सर थोड़ा सा इसको मैं ऐसे करूँगा, आप इसको ऐसे, थोड़ा सा आसान कर दिया। हमारे जैसे लोगों को तो एक्शन वैक्शन तो जी 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 जी। एक तो ये था कि अच्छे से जान पहचान थी, जानते थे एक दूसरे को, रिस्पेक्ट करते थे। फिर कुछ उसके बनने से 2-4-6 महीने पहले ही 2-3 एक्टर्स जो ऑलरेडी शायद सेलेक्ट हो चुके थे या कुछ था इस फिल्म के लगान के, उनसे हाँ, खासकर हमारे दोस्त मरहूम चले गए वो श्री वल्लभ व्यास जी जी, उनके साथ हम एक फिल्म कर रहे थे और बातचीत बैठे बैठे कई बार ये पता चला। मैंने कहा अच्छा हाँ यार बढ़िया, वो तो एक्टर भी हमारे साथ, तो को एक्टर भी है, अरे तो आप भी उसमें आ जाइए ना, सब लोग ये वो। मैंने कहा यार मुझे पता नहीं, बोलेंगे तो ठीक है। तो कुछ बातचीत हुई, कहीं नाम गया, अल्टीमेटली उस मुखिया का उन्होंने मुझे वो रोल दिया, 2-3 रोल्स के लिए। बल्कि उन्होंने कहा कि आप तो एक्चुअली हर रोल में सूट करते हैं, मैं क्या आपको बताऊँ। बट घूम फिर के उनको लगा नहीं, कंपैरेटिवली मुझे वो मुखिया का रोल दे दिया गया। मुझे आपसे बात करके लग रहा है कि इट कम्स सो नेचुरली टू यू दैट मुखिया का रोल, बिकॉज आपका जो इन जनरल बात करने का जो तरीका भी है वो भी, मैं अगर रिलेट करूं लगान के मुखिया से, तो बहुत सिमिलर है। वो आपको मेरे हर रोल में लगेगा ये? नहीं, मतलब वो वाले रोल में ज्यादा लग रहा है। मैंने बहुत सारे आपके रोल देखे, बट क्योंकि फादर के रोल और इनके रोल वो सब ठीक है, बट लेकिन वो जो मुखिया का रोल था ना, बिकॉज एक तरीके से कहीं ना कहीं वो ब्रेकिंग पॉइंट ना, हर बार कहानी में मुखिया आता है। मतलब अगर कहानी को ब्रेक डाउन करूं तो देखूं कि भाई आमिर खान जब ऐसे कोई डिसीजन लिए हैं, उनको चैलेंज करने का काम जो है मुखिया ही करते थे, कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो कि नहीं, गांव का सवाल है। हाँ, मुखिया इज प्लेइंग हिज रिस्पांसिबिलिटी। एग्जैक्टली। सो वो जो पूरा प्रोसेस था, खास करके उसकी जो, हालांकि लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी देखी हैं, बट मेकिंग ऑफ वो सब तो देखी है, बट जो एक्टर है, जैसे लास्ट टाइम यशपाल भाई भी आए थे और 1-2 और लोग लगान के कुछ कास्ट हम लोगों ने। अच्छा। सो किस तरीके का माहौल था उस पूरे के पूरे कहानी में, और जब आपने शूट किया भुज में, उसके बारे में थोड़ा सा आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे वो जरा हमको बताएं। कमाल था, कमाल, सिर्फ कमाल शब्द है। आज तक भी वो कमाल वहीं का वहीं बरकरार है। इतना पॉजिटिव माहौल किसी फिल्म में बहुत कम देखने को मिलता है। हर एंगल से, आपसी संबंध, प्रोडक्शन वाइज, डायरेक्शन वाइज, शूटिंग वाइज, और उसके अलावा वहाँ जो, क्योंकि बहुत समय होता था आपस में बिल्कुल एक घर की तरह मस्ती करते हुए, एक दूसरे को छेड़ते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, प्यार करते हुए शूटिंग हम लोग करते थे।
सेट पे ही ताश खेलते रहते थे अक्सर। क्लब बना हुआ था ताश का, बना हुआ था, और मुझे उन लोगों ने उस ताश के क्लब का प्रेसिडेंट भी बना रखा था। तो सीनियर था शायद मैं, इसलिए या जो भी था। तो बहुत मजे आते थे। कभी कभी ये हो रहा है कि वो शॉट यहाँ पर उधर लगाया जा रहा है, हम लोग यहाँ बैठे पत्ते बांट रहे, हाँ हाँ रहा, छोड़ो, तो गेम वही छोड़ दिया, चले गए खेलने। जी, अब कंटिन्यूटी होगी शॉट के बाद? नहीं, कंटिन्यूटी नहीं होगी, उस गेम को नल एंड वॉइड, हाँ, रफा दफा। मतलब इतना अच्छा माहौल था, इतना पॉजिटिव था। और वो बाद में जब आप सीन देखते हैं आज भी, वो केमिस्ट्री आपस की समझ में आती है। बिल्कुल बिल्कुल, कि कितनी मस्ती कर रहे हैं और कितना एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं ये लोग, वो कमाल है। वो माहौल प्रोड्यूसर ने दिया, डायरेक्टर ने दिया, मिलजुल कर हम लोगों के साथ जो रिलेशन रखे। पहली बार उस समय मैंने एक और चीज़ जो बड़ी मेरे लिए हमेशा बाद में यादगार रही है और आज भी है और अपेक्षा भी करता हूँ, हीरोज को उनके क्लोजअप हो गए तो दूसरों लोगों के क्लोजअप से उनको खासी कर ले यार, राइट, या तो असिस्टेंट क्यों दे देगा या किसी को भी बिठा देंगे। वहां मैंने देखा तपती कड़कती धूप में, वो भी शाम 4 बजे की धूप में, जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है, उसमें भी कोई अगर आमिर के साथ वो सीन है तो आमिर खुद वहां पर क्यों देने आएंगे। वाह, मेरे लिए वो अप्रत्याशित नहीं है, बट वो तो होना ही चाहिए ना। जी जी, हम ये मान के चलते हैं। जी। टेलीविजन में तो था ही कोई प्रॉब्लम, टेलीविजन हमेशा से मुझे मेन रोल मिलते रहे और अदरवाइज भी ये समस्या कभी। बट सिनेमा में देखा मैंने, जो थोड़े एक्टर्स हैं वो, उनको लगता है वहीं तक एक्टर हैं हम, या हमारी जरूरत नहीं है, वो तो हमने तो अपना काम किया। तो वहां मैंने देखा ये, मतलब अंदर से जो एक्टर है वो अपने काम का वो जानता है अंदर से कि मेरे काम मेरे को एक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, जितना अच्छा वो क्यों देगा उतना अच्छा मैं काम कर पाऊंगा, और इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जेन्युइनली उस तरह का क्यों दूं कि वो भी इंस्पायर होकर परफॉर्म कर सके, और अल्टीमेटली इट विल हेल्प दी टोटल फिल्म। ट्रू। ये जो वो मैंने पहली बार, मतलब ऐसा नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारे एक्टर्स को हमने देखा, मगर उस समय तक 2000 में बनी थी ये फिल्म, मेरे लिए ये था। मैंने कहा हाँ, तो उस लेवल पर मतलब एक बड़ा आई ओपनिंग सा था कि नहीं, सिनेमा में एक पॉजिटिव और उस तरह का माहौल भी है। कुछ लोग हैं, हर आदमी अपने तरीके का होता है, कोई कुछ नहीं कर सकते। जहाँ बहुत ओवरऑल अप्रोच बड़ी साइंटिफिक और कन्विक्शन के साथ, और सारी इन चीज़ों से एक्टर, हीरो, बड़ा छोटा, इन सब से ऊपर उठकर होती है कहानी। ये वहाँ कहानी और वर्किंग रिलेशनशिप, एथिक्स, एक छोटा एक्टर है, कोई बड़ा एक्टर, वो पहली बार हमने देखा कि ये कमाल भी है। और इसीलिए तो शायद 25 साल हो गए हैं लगान के बाद आज तक उस तरीके की, आप उसको 25वीं बार देख लीजिए, उतना ही इन्वॉल्व करेगी जी आप, क्योंकि सीन्स को, छोटी छोटी बातों को एंजॉय करने लग जाते हैं। फिर अब वो नहीं कि अभी डायलॉग आए नहीं, पहले से दूसरे ने बोलने शुरू कर दिए, माइंड में उस तरह से रिपीट नहीं होती, वो एंजॉय करते हैं आप। जी जी जी। और बहुत रेयरली भारतीय हिंदी सिनेमा के अंदर ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें लगान, शोले, इस तरीके की 4 या 5 फिल्में हैं जिनको आप बिल्कुल कभी भी देखिए, कभी भी देख सकते हैं आप, और हर बार उतना ही मजा, हर बार उतना ही मजा देगी। मैं तो आपको बताऊं, मैं एक काफी लंबा ट्रैवल कर रहा था, तो लगान चूंकि जाते समय 12 घंटे 3 बार लगान, और आते समय 12 घंटे 3 बार लगान, क्या बात, 6 बार लगान बैक टू बैक, क्योंकि आपको हर चीज उसके अंदर है ना, उसका टेंट, उसकी प्रोजेक्शन, एक्टर आपस में कैसे काम कर रहे हैं, भीड़, मतलब आजकल तो मल्टीप्लिकेशन भीड़ की बात होती है, और उस जमाने में उन्होंने कैसे मैनेज किए, वो एक स्टेडियम क्रिएट किया एक तरीके से। बट इट इज सच अ ब्यूटीफुल फिल्म, यू नो, एंड मेरे को ये क्यूरोसिटी थी आपसे ये पूछने के लिए। खैर, आपने उसके अलावा काफी कमर्शियल फिल्में की, जैसे आपने धर्म जी के साथ आपने 1-2 फिल्में की, आपने ताकत में धर्म जी के साथ काम किया, फिर अपने में क्योंकि अपने उसके बाद ही आई शायद, उसमें आपने सरदार भुल्लर का एक बहुत ही एक बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर किया। सो हाउ वाज योर, जब ये मेन स्ट्रीम, जब एक्टर्स के साथ आपने जब काम करना शुरू किया, तो आपका क्या एक्सपेक्टेशंस होता था, और क्या उस जमाने में आपको वो लगान के बाद काम करने में वो माहौल आपको अच्छा लगता था, या काम है तो कर लिया? धीरे धीरे मेरे अंदर सिनेमा के प्रति बहुत ज्यादा एक एंथुसियाज्म जो था ना, वो कम होता गया।
जी क्योंकि शायद मेरे अंदर की जो मैं जिसको बयान भी नहीं कर पाया कभी, लेकिन अंदर की जो मेरी भूख थी वो नहीं मिलती थी, मुझे रोल नहीं मिलते थे, जी छोटे छोटे रोल आते थे। फिर आप क्या, जैसे ना आप गिरते पड़ते चलना सीखते रहते हैं, जी जी तो चलो यार कर लेते हैं। जी 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 आप क्या, अभी आप ऐसे रोल्स की बात कर रहे हैं, मैंने जिनको कभी ध्यान नहीं दिया, जी इसलिए नहीं, एज एन एक्टर तो जो मुझे आता था मैंने किया, जी आज भी करूंगा और तब भी। बट ओवरऑल पिक्चर के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जी हार्डली। हार्डली। वो अब किससे आप, मतलब किसके सामने अपना दुखड़ा रोए हैं? वो अंदर से मुझे कचोटता था। मेरा एक हिस्सा मुझे बोलता था यू डिजर्व मच मोर बिगर रोल, दे आर नॉट गिविंग यू। तो आपके पास क्या तरीका है? फिर मैं ये देखता था मेरे पास कोई तरीका नहीं, देयर इज नो एग्जिट। एग्जैक्टली। या तो मैं खुद मेकर बन जाऊं, वो जो ताम झाम मैनिपुलेशन ये वो, मतलब वो सब बिजनेस ये वो सब, जी जिसका कोई लेना देना नहीं है मेरी व्यक्तित्व से। जी एक अंदर एक अलग से किस्म की रोमांटिसिज्म है, किताबी है वो। जी तो मैं काम करता रहा, आज भी करता हूं, बट धीरे धीरे उसके प्रति मैं थोड़ा सा, फिर मैं बड़ा काफी, जैसे 2000 की लगान की बात कर रहे हैं, लगान के बाद मैंने 5-6 साल तक टेलीविजन किया ही नहीं। जी जी मैंने 2011 में एक टेलीविजन किया, चिड़ियाघर, बहुत पॉपुलर हो गया। जी सेंट्रल रोल और मतलब पागल लोग, जी जी जितना तारक मेहता है शायद उससे ज्यादा अपने समय में, जी जी उससे भी ज्यादा पॉपुलर था वो। और बहुत मजेदार, 5-6 साल लगातार चला। जी फिर मैंने छोड़ दिया 3-4 साल। फिर मैंने एक किया कुछ दोस्ती अनोखी नाम का टेलीविजन सीरियल था, उसमें मेन रोल था अगेन मैं और सुष्मिता मुखर्जी। जी तो मतलब जो मेरे कलाकार की भूख को शांत कर सके, मैं ऐसे रोल्स की तलाश में रहा। मगर आप इंसान हैं, आप वो डिसीजन लेते हैं, फिर सोचने लगते हैं यार नहीं बन रही बात, नहीं मिल रहा अभी भी, फिर आप छोड़ देते हैं, फिर उसमें चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली आप डूबते उतराते रहते हैं अपनी इच्छाओं में और अपनी कोशिशों में, और देखते हैं कि कुछ आपके हाथ में नहीं है। जी जी, और उसको ही किस्मत का नाम दिया जाता है। हाँ, अब जो भी नाम दें जी। अब ऐसे चलता रहा। तो इसलिए इस तरह के रोल्स बड़े, अभी एक और था इसी तरह का, एक छोटा सा रोल आज तक याद करते हैं, बहुत पुरानी फिल्म है तुम बिन नाम की। जी, अनुभव सिन्हा वाली जो आई थी। बहुत छोटा सा कॉमेडी रोल था जी। लोग कहते थे यार इसको कॉमेडी दे दी आपने, उसने हिम्मत की। ऐसी जबरदस्त कॉमेडी वाला वो सीरियल था चिड़ियाघर। सब लोग कहते वो जो चैनल बोलती थी, आप किसको ले रहे हैं, आप इतनी सीरियस इमेज है कि आप देखिए तो सही, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। जी। और हो गई चैनल की बोलती। एब्सोल्युटली। मगर मेरा काम ही तो कर सकता हूं, मैं काम ला तो नहीं सकता। और शुरू से मेरे काम ने मुझे काम दिया है। जी। तो ये मतलब आपने जो पूछा कि वो करते करते आपको कैसा लगता था, तो क्या बताऊं, अच्छा लगता था, लोग पसंद करते थे, तारीफ करते थे काम की, वो अच्छा लगता है। मगर साथ साथ एक अजीब सी क्योंकि आप एक मैरिड प्रॉब्लम क्या है, हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां जंगल हो, प्रकृति हो, पानी हो, पहाड़ हो, तब तो कोई आपको तंग नहीं करेगा मेंटली। मगर आपके कंपैरेटिव रिलेटिव समाज में रह रहे हैं जहां आपकी सारी इच्छाएं, सारे शौक, सारी वैल्यूज एक दूसरे को देखते हुए पैदा हो रही हैं, उसके कंपैरिजन में हो रही हैं। राइट। अदरवाइज कहीं कुछ नहीं है, या किताबें हैं। सही बात है ना। तो जब आप उस रिलेटिव समाज में जब रह रहे हैं, तो आपकी अच्छा पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, आपकी इच्छाएं, लालसाएं, आकांक्षाएं जो भी वहां से पैदा होती है, तो हमें बुरा लगता था यार कि हमें ये। मगर टेलीविजन उसके मुकाबले मुझे हमेशा से सेंट्रल रोल देता रहा। जी। तो ठीक है, काम आप मुझे दे रहे हैं, मैं जरूर करूंगा, मैं बात करूंगा। मुझे आपकी शक्ल पसंद आई, आपको मेरी आई, हंसना बोलना, थोड़े से पैसे वैसे आपस में तय हो गए, तो मैं करता हूं। बट अब तो बिल्कुल ही छोटे रोल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, मतलब उसका अर्थ नहीं समझ में आता जीवन में अब मुझे। जी। क्योंकि मैंने ये देखा इतना काम करके भी, पर कुछ ऐसा भी रहा, जैसे आपने ताकत की बात की है, इस तरह की फिल्में भी आई कुछ। जी। बड़ी फिल्में, बड़े रोल। जी। एक और फिल्म थी हत्या नाम की, अक्षय कुमार नए आए थे। उसमें भी मेन विलेन था मैं। अच्छा। वो क्या हुआ कि वो टेलीविजन जहां मुझे मेन रोल दे रहा था, मेरा इतना पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरियल क्या चंद्रकांता। जी। पंडित जगन्नाथ और उसका
भाई नेगेटिव शनि, दोनों इतने पॉपुलर कि एक दौर ऐसा था कि पूरी कहानी उन दोनों के इर्द गिर्द रहती थी। तो सिनेमा ने मुझे डेफिनेटली, वो तो इस्तेमाल होता है ना कमर्शियल, इत्तेफाक से कोई भी उस तरह के बड़े रोल वाली फिल्में चली नहीं जी। हम सब सुपरस्टिशियस होते हैं, मैं पैसा लगा रहा हूँ 50, 10 करोड़, 20 करोड़, अगर मेरा एक्टर या वो फिल्म नहीं चली तो कहीं ना कहीं उसका कारण वो भी है एक्टर जिसको लिया था मैंने, इन वन ऑफ देम 100% हो सकता है। तो सिनेमा ने इसलिए भी मुझे थोड़ा थोड़ा इग्नोर करना शुरू किया। अच्छा, सब आपस में बात करते कि बढ़िया एक्टर, इसमें कोई शक नहीं, हाँ ले लो, अरे यार फिल्म चलती नहीं उसकी, कोई भी टेलीविजन ही रहने दो उसको। अच्छा, इस तरीके से मतलब ऐसे फीडबैक कुछ अब कितने सच हैं कितने झूठ हैं, नहीं, फीडबैक आते हैं तो थोड़ी बहुत सच्चाई तो होती होगी। हाँ, होती होगी, ऐसा तो नहीं है कि, और हमें लगता है सच्चे, क्यों कोई झूठ क्यों बोलेगा। बिल्कुल सही बात है ना। और आपका जिस तरीके का एक्सपीरियंस भी है, और खास करके यहाँ पे गुटबाजी भी, उस वजह से भी कुछ थोड़ा, मतलब फिल्मों के साथ एक तरह की हमारी आंख मिचौली चलती रही, आज तक चल रही। जी 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 जी। और क्या आपको लगता है कि यहाँ पे गुटबाजी वगैरह भी चलती है फिल्मों के आपस में लोगों की? होती ही होगी, देखिए क्या है, होती ही होगी, क्यों नहीं होगी। देखिए आप जो 3 लोग हैं, एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर, एक हीरो, मेन तो ये है ना जहां प्रोजेक्ट बनती है जी। मैं कभी दरबारी नहीं हो पाया जी, क्योंकि दोस्ती करनी नहीं आती, अपने आप हो जाए तो बहुत बढ़िया है, मगर वो दोस्ती होनी चाहिए, उसमें जरा सा भी ये नहीं कि भाई आप कोई, ठीक है आपने मुझे बुलाया यहाँ प्रोड्यूसर, बस बगल में बैठ, मतलब वो नहीं होता जी, नहीं होता, देना लेना दोनों तरफ से होना हाँ चाहिए। बराबर। आप मेरे साथ चलें, मैं आधा कदम आपके, मतलब हर वक्त साथ रहूंगा जी। आप कहेंगे यार तो ठीक है ना, मैं उधर ही निकल जाता हूँ, आप चलिए। सही बात है, सही बात है। उधर, ये प्रॉब्लम जरूर है। तो तीनों में से कभी कोई मेरे करीबी दोस्त नहीं हो पाए जी। और ये जाहिर है, आप अगर कोई फिल्म बनाएंगे तो आप ज्यादातर जो लोगों से ज्यादा आपकी मुलाकात होती रहती है उनके बारे में पहले सोचोगे ना जी। कोई आइडियलिस्टिक बहुत बड़ा कोई होगा जो एकदम इंटरनेशनल लेवल पर चीजों को देख रहा है बड़े पर्सपेक्टिव में, वो ढूंढ के उसको भी ले आएगा, वरना क्या जरूरत है यार। राइट राइट राइट। और फिर जानता भी नहीं, उसको पता नहीं कैसी नेचर होगी उसको, तो इसको सोचना, ऐसा, ये मेरा अपने शब्द हैं, अपनी सोच है, इस तरह से मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ, खुद के लिए भी आपके लिए भी। जी 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 बिल्कुल। दूरदर्शन की शुरुआत और दूरदर्शन के बाद टेलीविजन के एवोल्यूशन तक आपने हमेशा बड़े रोल किए टीवी में। अगर आप देखें, अगर दूरदर्शन से शुरू करें और 99 में जब एवोल्यूशन हुआ टीवी का, उसके बाद भी चिड़ियाघर और इतने बड़े बड़े आपने शोज किए और टीवी का एवोल्यूशन आपने अपने आंखों के सामने देखा, चाहे वो कमर्शलाइजेशन हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो हो, उसी तरीके का एवोल्यूशन अब ओटीटी के बारे में बात की जा रही है। सो आज की डेट में आपका क्या पर्सपेक्टिव है ओटीटी के बारे में? चूंकि आपने मैंने पीछे उलझ में आपको देखा, आपने रोल किया, और चूंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके की पर्सनालिटी और आपका आज भी वो है, अभी तो बहुत कुछ हमें देखना है आपका। ऐसा मेरा आई विश कि सारे फिल्म मेकर्स ये देखें, और क्योंकि आपने तो कह दिया आप जाते हैं नहीं कहीं, तो लोगों को आना पड़ेगा, तो शायद इसे सुनकर आए। सो एवोल्यूशन के बारे में, ओटीटी के एवोल्यूशन के बारे में आपका क्या सोचना है आज की डेट में? मैंने ज्यादा नहीं किया, बुलाया ही नहीं लोगों ने जी, मगर ये जरूर देखा कि जब से ये सबसे पहला पॉपुलर कौन सा हुआ था, वो जो क्राइम पर था, जिसमें अपने ये थे शिवाजी त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी, मिर्जापुर जी। तो तब से हमने देखा लगातार खूब बढ़ता जा रहा है, वो खूब पॉपुलर एक से एक हो गया। ये ठीक है कि वो तो लगातार बढ़ ही रहा है, क्योंकि एक सुविधा है जी, फोन पर देख लीजिए, टीवी पे देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, अपने समय पर देख लीजिए, चूज कर लीजिए क्या है क्या नहीं जी। टेलीविजन कुछ ऐसा हो गया जैसे एक जमाने में ट्रांजिस्टर था जी, खूब सुनते थे बिना का, फिर वो चल रहा है नहीं चल रहा है, नोबडी इज बॉदर्ड, है ना। राइट। वो कुछ ऐसा हो गया टेलीविजन जी, सब लोग टेलीविजन को लेकर इतने ठीक है, गारंटीड है हो रहा है। अब सुनने में आ रहा है तो ओटीटी भी कुछ ऐसा होता जा रहा है, बट आई डोंट नो मच। नहीं, राइट।
क्योंकि जो तंत्र है ना वो हाँ। तंत्र ही वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और वो तंत्र है ही हर है वो यार पहले फिल्मों में था, फिर टेलीविजन में नजर आया, फिर ओटीटी में, फिर बड़ी वापस फिल्मों में, हर जगह वही तंत्र ही है, तो वही तो कंट्रोल कर रहा है। जी। आपकी लाइफ में कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो नाटक जरूर है लेकिन थिएटर क्या करो, मरता ना क्या करता, जी जिंदा तो रहना है ना मुझे, जी जब तक संभव है। जी, और निकालना है जो- हाँ, मेरे को अभिव्यक्ति चाहिए। जी अभी जिंदगी में पहली बार मैंने कोशिश की, बहुत डरते डरते, 50 साल में पहली बार मैं एक सोलो प्ले तैयार किया। अच्छा, मैं कभी नहीं कर पाया, बहुत डरता रहा। बड़े बड़े मेरे साथियों ने सबने किया, क्योंकि एक बैकग्राउंड में अजीब सा भी है ना, डायरेक्शन और एक्टिंग वाला चक्कर है। जी और पर्सपेक्टिव खुलने के बाद मैं एक्टर बनाऊं, डायरेक्शन के थ्रू बनाऊं मैं, जी तो चीजें दिखती रहती हैं सही सही। आप अगर मेन रोल खुद कर रहे हैं, अकेले आप हैं, आपको कोई गाइड करने वाले ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कैमरा भी कोई चीज है, कहाँ है, कितना सही मुझे बात। देख रहा है, जी तो बड़ा डरता रहा मैं। मगर क्या होता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो जिनके साथ आप जीते हैं, जो आपकी अपनी, एक्टर को छोड़ दीजिए, आपके व्यक्तित्व के साथ चिपक जाते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं। जी ये एक ऐसा सब्जेक्ट जो मैंने 50 साल पहले एक आपके बनारस के पास के ही बहुत मशहूर कवि, आपने जरूर नाम सुना होगा, धूमिल जी उनकी किताब आई थी 1970 या 72 में, एक किताब, संसद से सड़क तक। जी कमाल कवि, मतलब मुझे अभी तक भी, आज तक किसी ने इतना डायरेक्टली हिट कभी नहीं किया जितना धूमिल करते हैं। धूमिल जो 50 साल पहले कह गए हैं, वो आज 52 साल के बाद भी, 52 में वो किताब आई थी, हिंदुस्तान के हालात वैसे के वैसे हैं। जी सही बात। और वो इतनी शिद्दत और इतने स्ट्रेट और इतने संवेदनशील, और विचारों को भी ऐसे झंझोड़ते हैं आपके, कि आपकी बोलती बंद हो जाती है। जी तो मेरे सिस्टम में, मतलब, और कुछ अदरवाइज में मुझे कविताओं के साथ नाटक से भी ज्यादा प्यार पिछले 5-7 साल में मैंने महसूस किया है कि है, नाटक से ज्यादा। नाटक भी बहुत वर्बॉस होता है, जैसे मैं खूब बात कर रहा हूँ, इतनी कोई जरूरत नहीं जी। है शब्दों की। जी। एक्चुअली बात तो थोड़े से शब्दों में, कविता वो करती है, जी बहुत कम शब्दों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़ी बात कहती है, और पूरे शिद्दत के स्ट्रेट आपको खून निकाल सकती है, वो चीज उसमें है। तो मैं वो कविता मैंने अभी तैयार की है, 2 शो किए हैं, पटकथा नाम से। अभी आपने कुछ बात की थी जिसके अंदर हम एक्टर दिखे, जैसे भाई लोग जानना चाहते हैं, मैं, जरूरी नहीं है कि हर एक्टर सिर्फ लोगों के लिए काम कर रहा होता है। अपने मुझे लगता है मेरे जैसे एक्टर अपने लिए कर रहे होते हैं, खुद के जिंदा रहने के लिए मेरे लिए एक्टिंग जरूरी है। अदरवाइज सांस लेने को मेरे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल चलाए रखने को मेरे पास कुछ नहीं है। लोगों का अप्रिशिएशन तो डेफिनेटली अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन डेफिनेटली अच्छा लगता है, लेकिन एक हिस्से को कोई ताल्लुक नहीं होता कि मेरे सही को बात है, और अप्रिशिएट कितना किया जा रहा दैट इज योर वैल्यूज, दैट इज योर ब्रीदिंग। वो आपके साथ होता है। अब आपको एक ड्रिंक पीना अच्छा लगता है तो वो अपने लिए अच्छा लगता है, तो अब सामने वाले को कितना मजा आ रहा है उसमें वो अलग बात मेरे है। लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो मेरी भूख जो है, वो अल्टीमेटली थिएटर मेरे लिए संभव है, वो मैं कर जी, सकता जी, हूँ। जी, मैं जी। क्रिएट नहीं कर सकता अपने लिए ओटीटी, मैं क्रिएट नहीं कर सकता अपने लिए फिल्म का बड़ा रोल। जी, बढ़िया। आपने ये वाला एक जो रोल है, ये जो आपने जो सिंगल थिएटर में जो कैरेक्टर है, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जी जी जी, ऑलरेडी तो बॉम्बे में उसके शोज वगैरह? बॉम्बे में हो एक रहे? शो हुआ है, ओपन किया है हमने अच्छा अभी 17 तारीख को। अच्छा। जी, आज 26 तारीख है। खैर, आपसे तो अचीवमेंट की बात करें तो वो तो बोला जा नहीं सकता है, बिकॉज जो भी अचीव हुआ है वो आपने किया है, हम सबको पता ही है। पर 1990 में आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, हाँ 93 में शायद। 93 में, हाँ। मतलब मेरे को सरसरी अगर मुझे याद है तो, हाँ। because हम तो बहुत छोटे हुआ करते थे। हाँ, तो हम तो, जो आप टेलीविजन बोल रहे हैं, हाँ। चंद्रकांता वगैरह, तो हम तो उस समय मतलब भाग भाग के देखा करते थे। हाँ हाँ यार, ये बात कर रहा हूँ मैं 96 की शायद। हाँ, हाँ। 95, 96, हाँ। उसमें ये जो दूसरे एक्टर लगान के रहे, जो उनका फेमस डायलॉग था, यक्कू पिताजी, यक्कू पिताजी, हाँ। इरफान खान, मतलब आप इरफान, देखें जो भी मेरा ही असिस्टेंट था। जिस तरीके के वो पंडित जगन्नाथ का असिस्टेंट होता था। जी। सो इवन व्हेन यू थॉट दैट पर्टिकुलर टाइम कि इरफान वाज दैट थिंग, जितना उनको मिला, जितना भी, नहीं, डेफिनेटली ही वाज अ वेरी गुड एक्टर, मजा आता था। क्या होता है ना, बहुत सारे एक्टर्स आपके साथ आते रहते हैं, काम करते रहते हैं,
ऑफ कोर्स मेरा जूनियर था वो, अदरवाइज भी मैं उसे जानता था जी जब तक वो उसमें नहीं था। और मगर सीन करते करते मैं लगता था हाँ ये है। क्या होता है, अच्छा एक्टर सामने होता तो आपको भी उतना ही अच्छा करना पड़ता है, या आप खुद पे खुद जी हो जाता है कि गिव एंड टेक, नेचुरल है एक जुगलबंदी जी शुरू होती है। जी। तो ही वाज अ गुड एक्टर, लेकिन कौन कहाँ पहुंचेगा यार, ये तो खुदा को भी नहीं मालूम। किसी को नहीं पता। सो टेक्निकल प्रोसेस में राजेंद्र जी, व्हेन एनी स्क्रिप्ट कम्स टू यू, आप किस तरीके से एनालिटिकल करते हैं कि भाई ये स्क्रिप्ट मुझे करनी चाहिए या मुझे नहीं करनी चाहिए? पता नहीं, आपको रोल, आपको लगता है कि जैसा आपने बताया कि छोटे बड़े सभी चलते हैं, लेकिन टीवी में आपने सारे बड़े बड़े वो किए हैं, तो वन लाइनर से आप वो करते थे पहले? नहीं, टेलीविजन में तो मैं पूरा डिटेल में कई बार बात करता हूँ, तब क्या है जी जब लगता है कि हाँ, तब फिल्म में ज्यादा जी चूज करने का मौका ही नहीं होता, राइट। ऐसे रोल आए नहीं कभी। अब मेरे पास दो ही तरीके, या तो बिल्कुल छोड़ दूं, बाइकआउट कर दूं, उससे भी क्या हो जाएगा। जी आप समंदर में रहकर ही आप लड़ सकते हैं ना, काम करते करते ही अपनी जगह बना सकते हैं, Right. जगह या कोशिश कर सकते हैं कि अच्छा भाई मैं ये भी कर सकता हूं। आप उससे निकल जाएंगे तो क्या होगा। सही बात है। तो वहां सोचने का कुछ ज्यादा होता ही नहीं है, बस इस उम्मीद होती है एक कि यार कहीं शायद ये कैरेक्टर बहुत शायद ही रह जाता है। फिर सर फ्यूचर में अभी और थिएटर में क्या क्या आने वाला है, क्या हमको देखने को मिलेगा? अभी और- एक प्ले तो मेरा चल रहा है पिछले 2 साल से, हम 2 ही लोगों का एक प्ले है जी जिसमें मैं और हिमानी शिवपुरी काम करते हैं। जी काफी शोज हो चुके हैं, जिसका नाम है जीना इसी का नाम है। जी 2 एल्डरली लोग अपनी अपनी जिंदगी में अकेले हैं, वो किस तरह से किस सिचुएशन में एक दूसरे के करीब आते हैं और कितने ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, फिर धीरे धीरे कैसे एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और वापस उनकी जिंदगी में एक जो एक खालीपन है कैसे वो भरता है और एक्सेप्ट करते हैं दोनों एक दूसरे को। वही प्ले मेरा चल रहा है लगातार, वो प्ले पिछले 2 साल से। ये प्ले मैंने आपको नया एक बताया है। एक तीसरे प्ले की मेरी रिहर्सल्स चल रही हैं, जो बड़ा ड्रामेटिक और एक्सप्लोसिव सा सब्जेक्ट है, तो उसकी हमारी रिहर्सल्स चल रही हैं। उम्मीद है कि वो अगले 2 महीने में हम लोग तैयार कर लेंगे। अच्छा, एनीथिंग इन टेलीविजन? टेलीविजन? हाँ जी। नो अभी टेलीविजन टेलीविजन को अभी थोड़ा राइट नाउ कोई टेलीविजन, क्योंकि ऐसा कोई एक्साइटिंग रोल आ ही नहीं रहा। वो सिर्फ टिपिकल जो एज होती है, एज रिलेटेड, उनको कोई कैरेक्टर नहीं चाहिए होता, उनको वो दादाजी चाहिए। जी 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 बोले ये दादागिरी कर सकता है, दादा नहीं। तो ऐसा को मैं अदरवाइज भी मैं कोई, क्योंकि ऐसा कोई टेलीविजन शो उस तरह का दिख भी नहीं रहा जिसको सीरियसली कोई बनाते हैं। पैसे छापने के लिए बनाते हैं लोग टेलीविजन, राइट खूब पैसा छापने के लिए। टेलीविजन चैनल भी वही करते हैं, क्यों नहीं करेगा, प्रोड्यूसर भी वही करेगा ही, प्रोड्यूसर के बाद फिर वो एक्टर भी वही करता है, डायरेक्टर। मैं उससे बहुत पहले से। सर पैसा तो जो पैसा है वो तो कितना भी हो कमी है। सर मुझे बताइए, कितना भी हो आप मुझे देंगे या मैं आपको दूंगा? बिल्कुल फिर बिल्कुल आप खुश हो जाइए अपने 10 20 50 लोगों दोस्तों में। बस आपके जीवन में सर मुश्किल से कभी ध्यान देंगे आप 25-30 लोग होंगे, वो रियली मैटर, शायद इतना भी ना हो। इतने भी नहीं, तो बहुत ज्यादा लोग। बहुत ज्यादा बोल दिया हाँ, मैंने, डरते जी जी नहीं होते कमर्शियल। हम पता नहीं, मतलब मैं सोचता हूँ अक्सर हम पता नहीं किसके लिए अनजाने में किसके द्वारा सिखाई हुई इस पूरी सोसाइटी में रहते हैं और किसको इंप्रेस करना चाह रहे हैं, राइट, जिनसे कभी मिले ही नहीं। जिनके बारे में उल्टी सीधी झूठी सच्ची खबरें पढ़ते या सुनते रहते हैं। राइट, बस हम वो बनना चाहते हैं, राइट विच इज सो सुपरफिशियल एंड सो हाफ, मतलब हाफ ट्रूथ। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपसे बहुत मजा आया बात करके और कुछ अलग बात करने को मिला। मतलब मुझे भी जो आपने जब शुरुआत में जो बताया, क्योंकि आपकी फिल्मोग्राफी तो हम देख के बड़े हुए हैं, आपकी टीवी हम देख के बड़े हुए हैं, सो उसके अलावा जो फिलोसफिकली जो चीजें आपने बताई उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपके और अभी अच्छे काम हम, मतलब अभी तो सर एकदम आप रोरिंग वैसी आवाज आपकी देखिए कितनी एकदम पावरफुल है, तो हम चाहेंगे कि और अच्छा देखने को मिले। जितने भी फिल्म मेकर्स देख रहे हैं वो जरूर अच्छे एक्टर्स जो हैं जिन्होंने इतना कुछ किया है, वी शुड गेट मोर आउट ऑफ देम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन सूत्रधार। धन्यवाद। थैंक यू।
धन्यवाद। थैंक यू सूत्रधार, अच्छा लगा मुझे। मैं कुछ लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बोल गया, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, उसको तो अनडन नहीं किया जा सकता, मगर मज़ा आया। थैंक यू। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमें बहुत मजा आया। हर बार हम किसी सीख के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज राजेंद्र गुप्ता जी की हर बात में सीख थी। इसीलिए ये शो बहुत ही खास रहा, बहुत सीखने को मिला और जज्बा भी मिला कि हमको काम निरंतर करते रहना चाहिए। तो चलिए अगले एपिसोड में मुलाकात करते हैं एक नई शख्सियत के साथ, सूत्रधार विद विनीत राय में। धन्यवाद।